यस बच्चा पार्टी। अभी हम लोग पिछले कई दिनों से चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर सॉल्यूशन में हमने बहुत सी चीज़ें आपको डिस्कस करी। और हर नई हेडिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पिछली सारी बातें एक बार रिकॉल कराती हूँ ताकि आगे के लिंक को आप समझ सकें। तो इस सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने आपको जिस दिन स्टार्ट कराया उस दिन वहीं से फिर से आज चलिए कि सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? इस एक छोटे से फैक्टर को क्लियर करने के लिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट change in the concentration of the solution is also change. So first heading we discuss expression for concentration, जिसमें हमने मास परसेंटेज, यस, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, यानी इतने फैक्टर्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। देन हमने आपको डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया कि हमारा सॉल्यूट का नेचर क्या है फिजिकल और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। तो बेसिकली तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट सॉलिड एंड लिक्विड, second gas in liquid, और इस गैस इन लिक्विड में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसमें हमने नेचर ऑफ द सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात डिस्कस की थी। और प्रेशर का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझाने के लिए जिस साइंटिस्ट को हमने डिस्कस किया था वो थे हेनरीज लॉ। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज टाइप्स में सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें हमने आपको दो तरीके के बताए थे, एक इंटरस्टिशियल और दूसरा वैकेंसी में आएगा, जिसमें में हमने कुछ एग्जांपल आपको एलॉयज के भी डिस्कस किए थे। थर्ड वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा और आगे मूव कर गए इस चैप्टर में, जिसमें हमने आपको बताया राउल्स लॉ। और इस राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हमने दो तरीके के सॉल्यूट्स की बात करी। वन इज नॉन वोलेटाइल, इट मीन्स जो वोलेटिलिटी की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। एंड द सेकेंड वन इज वोलेटाइल, जो कि वोलेटिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जब दो अलग अलग तरीके के वोलेटाइल सॉल्यूट्स थे हमारे पास बेटा, तो सॉल्यूशंस का नेचर भी हमारे पास दो तरीके का हो गया था। और इसी के बेस पे राउल्स के लॉ भी हमने दो तरीके से आपको डिस्कस किए थे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए और दूसरा वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। वोलेटाइल सॉल्यूट्स में कहा था कि ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of the component and total pressure is equal to the Pa plus Pb. Okay? and the non volatile solutes के लिए हमने राउल्स लॉ निकाला था, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू X सॉल्यूट, जिसे हमने कहा था relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. This is the Raoult's law for non-volatile solutes. इसी प्रोसेस में जब हम आगे आए तो हमने कहा those solution which follows the Raoult's law are called ideal solution and those not follow the Raoult's law are called non-ideal solution. क्लियर? और दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी हमने आपको कल दो पार्ट पढ़ाए थे, एक पॉजिटिव डेविएशन फॉर द राउल्स लॉ और दूसरा निगेटिव डेविएशन फॉर द राउल्स लॉ। इतनी सारी बातें हम आपको प्रीवियस वीडियोस में एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। अब
जब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करी तो इस सॉल्यूशन के चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग हमारे पास आ गई जिसको हम कहेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट और बोर्ड सेक्शन के हिसाब से फुल मार्क्स का क्वेश्चन आपका मेकअप होता है वो है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज क्या है और इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके के सॉल्यूशंस में डिस्कस करते हैं। कल पुरानी वीडियो में जब हमने आइडियल और नॉन आइडियल कहा था बेटा, वहीं पर हमने आपको एजियोट्रॉप सॉल्यूशन यानी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन की भी बात करी थी, जिसे आप उसमें देख करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है हमारे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज दिस वर्ड कॉलीगेटिव इज derived from the Latin word because co means होता है together, क्लियर? और लिंगर LINGER लिंगर मीन्स होता है लिंक, यानी वो प्रॉपर्टीज जो लिंक करती है किससे? केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से, नॉट द नेचर। क्लियर? केवल जो नंबर पे प्रॉपर्टी डिपेंड कर जाएगी, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द नेचर। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कि इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज नॉन आइडियल है वो तो वैसे ही कहना नहीं मानता, उसको मैं कहाँ डिस्कस करूँ, लेकिन जो कहना बच्चा मानता है उस पर कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको कि आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। अब मैंने बार बार इतनी देर से आपसे कह रही हूँ, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर। अब इसको तुम लेमैन लैंग्वेज में समझ लो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तुम स्टूडेंट्स की वो है कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हो, कितने काउंट हो रहे हो, वो सारे के सारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। इससे मतलब डिपेंड्स नॉन द नेचर, इससे मतलब नहीं है कि कितने बच्चे आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, लेकिन अगर आप क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी किए जाएंगे। क्लियर? और आपको सॉल्यूशन के चैप्टर में 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आप करोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आप करोगे डिप्रेशन in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. Clear? अब वन बाय वन एक एक करके हम एक एक हेडिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसकी डिटेल्ड स्टडी कंटिन्यू करेंगे। यानी पहली हेडिंग हमारे पास आएगी, आप भी डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ध्यान से देखिए, क्यों मैं आपको प्रीवियस सेक्शन के वीडियोस का थोड़ा सा रिवीजन देती हूँ, क्योंकि जो हमने आपको राउल्ट्स लॉ बताया था फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, वहाँ पर हमने आपको फिगर दिया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो इसका मतलब इस एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम ऑलरेडी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में राउल्ट्स लॉ के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के केस में कर चुके हैं। यानी इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो बेसिकली राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आया, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू
mole fraction of solute. Clear? Where P naught minus P upon P naught is called relative lowering of vapor pressure, and X solute means the mole fraction of solute. क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर देखिए तो आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, यानी हमें जहाँ भी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का ही न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा. क्लियर? अब लोअरिंग रिलेटिव, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ vapor pressure depends only upon the number of moles of the solute particle dissolved in a definite volume of moles of solvent, so it is colligative property. Is it clear? Relative lowering of vapor pressure is a colligative property, but lowering of vapor pressure is not a colligative property. Is it clear? अब इसको ही अगर आप अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो आपका आया, इस को आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा जी. तो आपके पास इक्वेशन था P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन total moles of solution. Am I right? But if a dilute solution, तो इसको अगर हमने कर दिया बच्चा तो मोल्स हो गया n अपॉन n प्लस n. लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर लें यहाँ पर तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो n इज लेस देन कैपिटल N. और अगर ये बहुत छोटी फिगर हो गई, इसका मतलब नीचे केस में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल. सो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आ गया, N अपॉन कैपिटल N के. N इज द मोल्स. तो मोल्स आप कैसे निकालते हो, सॉल्यूट का है तो स्मॉल से मान लो, और सॉल्वेंट का है तो कैपिटल W से हमने डिफाइन कर लिया. अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप इसको W1 W2 से कभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ये समझने के ऊपर है बच्चा, लेकिन मेरे अपना सिंप्लीफिकेशन ये है कि अगर हमने स्मॉल n रिप्रेजेंट द सोल्यूट वर्जन एंड कैपिटल N रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट वर्जन, तो हमने यहाँ पर इसके दोनों के रिकॉग्नाइजेशन को भी, उसके सैंपल को डिफाइन करने के लिए भी कैपिटल और स्मॉल लेटर लिया. हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट में स्मॉल w अपॉन स्मॉल m क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटे इस चैप्टर में स्मॉल m जो है वो मोलालिटी से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्मॉल m ना लेकर के कैपिटल M डैश लिया है, जिसका मतलब हो जाएगा मोलर मास ऑफ solute. So these two values put in the equation number, मान लीजिए इसको A, तो आपके पास अगर आपने इक्वेशन नंबर A पे लगा दिया तो आपका फॉर्मूला आ गया कि X solute इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W अपॉन कैपिटल M. क्लियर? इस पूरी वैल्यू को ऊपर जो हमारे पास राउल्स लॉ का आया था इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते थे, यहाँ पर पुटअप कर लीजिए तो आपके पास फिगर आ गई P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W अपॉन कैपिटल M. क्लियर ऑल ऑफ यू? इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते थे स्मॉल w, जहाँ पर स्मॉल w का मीनिंग क्या हो सकता है, मास ऑफ स्मॉल w, मास ऑफ सोल्यूट कैपिटल M डैश मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैपिटल W
mass of solvent, and capital M, molar mass of solvent. P naught, vapor pressure of solvent, and P is the vapor pressure of solution. क्लियर ऑल ऑफ यू? पहले आप लोग कॉपी पेस्ट को नोट करिए, तब इसका एक न्यूमेरिकल करके हम लोग इस एक चाप हेडिंग को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा? और जनरली जो है इस मेथड को जब हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे थे तो किस मेथड का यूज़ करते थे, उस मेथड का क्या नाम होता है, वो आप जस्ट फॉर नॉलेज अपने जो है वो समझ लीजिए, सुन लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि वो आपके कोर्स में तो है नहीं डिटेल में। मैं केवल आपको नाम बता देती हूँ कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है ओस्टवाल्ड बेकर, WALKER, डायनामिक मेथड, या इसी को ही ट्रांसपिरेशन मेथड भी कह सकते हैं। एक और मेथड है जिसको हम इसी को ही ट्रांसपिरेशन, केवल नाम एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए में भी कहीं कभी मिल जाए आपको तो आपको पता होना चाहिए। इस मेथड की डिटेल आपके यहाँ नहीं है। आप इस एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कैसे पुटअप किया जाता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चे? जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन में हमने आपको क्या दिया? 6 ग्राम बेंजोइक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ ईथर। इसको आपने डिसॉल्व किया 50 ग्राम ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मूला हो गया C2। मैं फॉर्मूले इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि अभी आपको जब मोलर मास निकालना होगा तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये हो गया आपका ईथर का फॉर्मूला, ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। क्लियर? हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 410 mm मर्करी एट 293 केल्विन। यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर कितना दिया गया है? 410 mm. Clear? Given that the vapor pressure of the ether at the same temperature is, इस सेम टेम्परेचर पर ईथर का प्रेशर 442 mm ऑफ Hg दिया गया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेंजोइक एसिड। यानी ये आप डिसॉल्व कर रहे थे ईथर में, तो ऑब्वियस सी बात थी कि ये वाला चीज़ बेंजोइक एसिड हमारा क्या हो गया था? सॉल्यूट हो गया था। किस में डिसॉल्व कर रहे थे आप? ईथर में कर रहे थे, तो ईथर हमारे पास सॉल्वेंट हो गया था। और न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए अगर हम आपसे लिख दें कि एज्यूम दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट हो गया, तो इसमें मतलब नीचे वाला स्मॉल एन नेग्लिजिबल हो गया। तब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया? P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये वाला P आपका ईथर का था, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का था। सॉल्वेंट का मतलब तो प्योर ही हुआ ना बेटा, तो P0 ये था।
पी आपके सॉल्यूशन का ये गिवन था, स्मॉल w 6 ग्राम था, m डैश आपको कैलकुलेट करना है, m डैश आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल M यानी इस ईथर का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो ईथर का मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे बेटा, C2H5O C2H5 मोलर मास आपने निकाला। तो टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 और 2 4, 4 तो 4 इंटू 12। हाइड्रोजन कितनी है, 5 और 5 10, प्लस 10 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 16। तो टोटल आपका कितना मोलर मास कैलकुलेट होकर के आया 48 प्लस 10 प्लस 16। तो 48 प्लस 10 50, 50 और ये 60, 66 और 66 में 8 और जोड़ दिए तो 74। क्लियर। तो अब इन सारी वैल्यूज़ में आपके पास W भी आ गया और स्मॉल w यानी कितने ग्राम डिज़ोल्व किया गया था, 50 ग्राम। तो सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर लीजिए और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। तो हमारी वैल्यूज़ पुट हुई 442 माइनस 410 अपॉन 442 इक्वल टू 6 इंटू 74 अपॉन 50 इंटू M2। एम आई राइट। सो M2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा जी, क्रिस क्रॉस कर दिया हमने। तो 6 इंटू 74 इंटू 442 अपॉन इसको माइनस किया तो कितना हुआ, 42 में से 10 गए 32, तो 32 इंटू 50। और इस पूरे को सॉल्व कर लो जो कि मैंने कैलकुलेटर से कर दिया। तो आंसर इज 122.65। क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू। इसमें आपके किसी के कोई डाउट, क्योंकि ये है आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड द रेस्ट जो रिमेनिंग है उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू।